हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसका पार्ट 3 है। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है हमारा, उसके लिए मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जो व्हाट्सएप मैंने आपको किया था, उसी की न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। हमने पहले टाइप 1 किया था, टाइप 1 आवेश की मात्रा और प्रकार, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, और फिर टाइप 2 में हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने पे जोर दिया था। अब हम आज टाइप 3 करने वाले हैं। टाइप 3 में से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इसमें से एक क्वेश्चन कि यदि एक कप में 250 ग्राम जल है तो कप के जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं या है। इसका जवाब काफ़ी बच्चे नहीं दे पाए हैं। काफ़ी बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर भी लिए जो मुझे व्हाट्सएप किए, उनके नाम मैं अभी डिस्क्लोज करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 8, जिसमें आपको निश्चित ही आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि 250 ग्राम जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं और साथ ही 1 सेंटीमीटर भुजा वाले तांबे के घन में कितने धन तथा ऋण आवेश होती है। दोनों ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत अच्छे समझाएंगे। जिसमें से ये क्वेश्चन जो है 250 ग्राम जल वाला, ये तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा। उसका रीजन है कि एनसीईआरटी में उतने सही तरीके से इसको बताया नहीं गया। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, उदाहरण 1.3 है, जिसमें पूछा गया है कि 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। अब इसमें इन्होंने माना है कि एक कप जल का द्रव्यमान 250 ग्राम है। ये भी बहुत टफ चीज़ है कि भाई मानना इस चीज़ को, पर फिर भी अब इन्होंने कहा है तो अपन मान के चलेंगे। फिर इतना अच्छे सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये देखिए बहुत डीप कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। लोग देख के इसको याद ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी उदासीन पदार्थ में धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती, तभी तो वो उदासीन है, जीरो आवेश। एक एग्जांपल के लिए हम हाइड्रोजन देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का नंबर है दोस्तों 1। मैंने स्पेशली आपको हाइड्रोजन ही एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इसका मतलब है इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है तो 1 प्लस है और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो 1 माइनस, तो 1 प्लस 1 माइनस 0 हो गया, इसलिए तो उदासीन है। ऐसे अगर ऑक्सीजन को देखना है तो ऑक्सीजन का नंबर 8 है। 8 है मतलब कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 माइनस हो गए। और अगर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन होंगे तो 8 प्लस नाभिक में हो गए, तो प्लस माइनस कैंसिल हो, उदासीन हो गया। ऐसे अगर जल देखें तो जल भी उदासीन है। अब जल में है क्या, देखो भाई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आपको बताया कि 2 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 1 हाइड्रोजन में, 2 हाइड्रोजन में 2 प्लस 2 माइनस, और ऑक्सीजन में 8 प्लस 8 माइनस। तो बात की जाए टोटल तो 10 प्लस हो गए जल में और 10 माइनस हो गए। ओ ये भी उदासीन हो गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अभी जो 10 प्लस 10 माइनस बोलते हैं, इसका मात्रक है मूल आवेश। मतलब जैसे भाई इस पे मूल आवेश का मतलब होता है E 1.6 इंटू 10 माइनस, तो ये 10 प्लस और 10 माइनस का मतलब है कि इनका मात्रक मूल आवेश है। लेकिन अगर इस आवेश को हम कूलाम में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते। कैसे, देखो भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ऑक्सीजन का 8, तो H2O में प्रोटॉनों की संख्या हम निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या में देखो H2 2 है, तो भाई एक नंबर है तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन एक ही है और उसमें 8 प्रोटॉन है तो 2 प्लस 8 10 प्रोटॉन हो गए। तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपको पता होगा। तो जल पर आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10, मतलब ये मूल आवेश का 10 गुना, 10 प्रोटॉन में 10 गुना आवेश हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 1.6 का 10 में तो जाएगा 16 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो जल के एक अणु पर इतना धन आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे का ऋणावेश का है तो यही होगा, बस माइनस लग जाएगा। जितना धनावेश उतना ऋणावेश। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जल के एक अणु पे। तो अब दोस्तों देखिए, जो सवाल है वो कठिन लग रहा था वो कितना सरल हो गया। समझिए मेरी बात को। देखिए कि यहां पर आप जल के एक अणु पर धनावेश निकाल चुके हैं 16 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि 250 ग्राम जल में कितने अणु हैं, तो देखो एक अणु पे निकाल दिया। मान लो एक एग्जांपल कि 250 ग्राम में 2 अणु हैं, तो भाई जल पे आवेश हो गया 16 दूनी 32 गुणा 10⁻⁻19। 2 नहीं होते, बहुत सारे होते, पर मान लो कि हमें चल जाए पता कि 250 ग्राम जल में कितने अणु हैं, तो भाई अपना तो काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो कैसे पता करेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1, सभी को ये बात पता होनी चाहिए, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18। केमिस्ट्री से आपको ये पता होगा।
तो सर आणविक द्रव्यमान से क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आणविक द्रव्यमान हो गया, तो 18 ग्राम जल में जो अणुओं की संख्या है, जो आणविक द्रव्यमान होता है, उतने ग्राम जल में अणुओं की संख्या जो है वो बराबर होती है एवोगैड्रो संख्या के। निश्चित ही क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा, लेकिन महत्व नहीं पता। महत्व ये है कि जो आणविक द्रव्यमान होता है उतने अणुओं में संख्या होती है एवोगैड्रो संख्या, जो होती है 6.02 × 10⁻23। हो सकता है 6.03 पढ़ा हो, चल जाएगा। तो अब हमें 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या मिल चुकी है दोस्तों, 18 ग्राम जल में, पर हमें तो निकालना है 250 ग्राम जल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 ग्राम में जल में अणुओं की संख्या है 6.02 × 10⁻23, तो 18 को ले आएंगे बटे में, तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आ जाएगी 6.02 × 10⁻23 अपॉन 18। ओके, तो अब यहां पर 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आ गई। 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम इस तरफ भी 250 गुणा कर देंगे और इस तरफ भी 250 गुणा। ये लीजिए 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या इंटू 250 आ गया। तो भैया अब तो सवाल हो ही गया, ये आ गई हमारी 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। इतने सारे अणु होते हैं 250 ग्राम जल में, और ये हमने निकाला था एक अणु पर आवेश। तो बस अतः एक कप मतलब 250 ग्राम जल में धन आवेश निकालने के लिए हम जो ये अणुओं की संख्या है, ये हमारी अणुओं की संख्या है, इसमें इंटू कर देंगे एक अणु पर आवेश। तो बस इनका गुणा को करना है दोस्तों। गुणा करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टफ हो सकता है, लेकिन आप इसको करिए घर पे। ये आएगा 1.34 × 10⁻7 कूलाम। ये आपका आंसर है। और इतना अगर धनावेश है तो हम लिखेंगे, चूंकि किसी उदासीन पदार्थ में धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, अतः एक कप जल में जो अपन ने आंसर निकाला है 1.34 × 10⁻7 कूलाम का धनावेश होगा और 1.34 × 10⁻7 कूलाम का ही ऋणावेश होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो कठिन सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आ जाते हैं उदाहरण 1.2 पर। उदाहरण 1.2 में सबसे पहले आपको याद हो एक सवाल था कि 1 सेकंड में 10⁹ अरब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो 1 कूलम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था 198.8 ईयर। पिछली क्लास को देखें आप, उसमें सवाल का आंसर है। इसके अलावा इसमें लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और है जो ये बोल रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो हम आवेश भी पता कर पाएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमने बनाया है कि तांबे के एक घन में, घन मतलब समझते हैं दोस्तों आप, घन ये जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। देखिए ऐसा बना लेते हैं अपन, ये मैंने आपको भरा हुआ ठोस बनाया, एक खोखला बनाया है, मैं इतने इलेक्ट्रॉन दिए हुए 2 पॉइंट के बीच में पदार्थ है, तो पदार्थ इलेक्ट्रॉन होंगे निश्चित ही। तो इन्होंने बोला है कि भाई तांबे के घन में इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो घन है ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, मतलब इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2.45 × 10⁻24। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये मत सोचिएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 नहीं लिखा है, 2.5 × 10⁻24, मतलब 2.5 को अगर हम 25 लिख लें तो भी 23 जीरो लगेंगे इसके बाद। प्लीज बात को ध्यान रखना, सोचा 2.5 इलेक्ट्रॉन है, गलती नहीं करना है। अच्छा, तो अब इसमें निकालना है आवेश। तो आवेश निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, Q = N × E। एन यहाँ पे दिया है 2.5 × 10⁻24 और E हमारा होता है मूल आवेश 1.6 × 10⁻19। अब गुणा करना है भाई, गुणा करना सबको आता है भाई, सभी जानते हैं। 1.6 का 2.5 में करेंगे तो आएगा 4, ओनली 4 आएगा। ठीक है, वैसे तो आएगा 4.00 पर वही बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻24 - 10 19, तो आधार समान, तो 24 में से 19 गए तो बचे 10⁵5। लीजिए भाई आंसर में कूलाम लिख देंगे। इतना सरल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लिख देंगे चूंकि किसी उदासीन पदार्थ में धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है, अतः इतना ही धनावेश होगा और इतना ही ऋणावेश होगा। और ये सवाल भी अपना हो गया दोस्तों, कितना ईजी रहा ये। तो अब आ जाते हैं दोस्तों हम आवेश के क्वांटीकरण के आखिरी प्रश्न पर, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए और हर टॉपिक जब भी न्यूमेरिकल वाला आएगा इतने ही सारा न्यूमेरिकल, बिकॉज फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल अगर आप पे बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिजिक्स आपने सीखी हुई है, तभी आप पे न्यूमेरिकल बन रहे हैं। लोग इसको इग्नोर करके बस डेफिनेशन से याद करते रहते, क्वेश्चन आंसर याद करते रहते। क्योंकि इस बार भी ऐसा हुआ था कि लाइट जो यूनिट है उससे सब लोग इतने सारे डेरिवेशंस और इतने सारे चीजें करके गए और यहाँ से न्यूमेरिकल आए थे। ऐसा कई बार हो जाता है, इसलिए किसी भी हमारे न्यूमेरिकल को हमें नहीं छोड़ना है दोस्तों, पूरा ध्यान पूरा फोकस करना हो। कितने ईजी आप देख ही रहे हैं। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के टुकड़े से रगड़ा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, पॉलिथीन होगी और ऊन का टुकड़ा होगा और उसको रगड़ रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं। फिर इन्हें बोला है यहाँ पर कि पॉलिथीन के टुकड़े में
3 इंटू मतलब पॉलिथिन, मतलब ये जो पॉलिथिन में दिख रही है 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है और आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो देखिए आपको समझना चाहिए कि जब पॉलिथिन में ऋण आवेश, पॉलिथिन इस पर ऋण आवेश आया है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊन से जाके कहाँ आ गया है, पॉलिथिन में। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जब वो आएगा तभी तो पॉलिथिन पे क्या आएगा, ऋण आवेश। तो कम से कम इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं कि चूंकि पॉलिथिन के टुकड़े में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, अतः स्पष्टतः इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन के टुकड़े से पॉलिथिन के टुकड़े में हो रहा है, मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलिथिन में जा रहे हैं। चलिए इसका जवाब हो गया। काफी बड़ा क्वेश्चन है पर मजा बहुत आएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में हो रहा है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक कण है, उसमें द्रव्यमान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉलिथिन में जा रहे हैं ऊन से, तो मतलब द्रव्यमान भी ऊन से पॉलिथिन में ही जा रहा है। तो यहाँ लिखा है चूंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन के टुकड़े से पॉलिथिन के टुकड़े में हो रहा है, अतः स्पष्ट है द्रव्यमान का स्थान भी ऊन के टुकड़े से पॉलिथिन के टुकड़े में ही हो रहा होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाते हैं बाकी दो क्वेश्चन। ये हैं कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, संख्या हम निकाल लेते हैं, दो न्यूमेरिकल से निकाल रहे हैं, और द्रव्यमान वृद्धि करना, ये थोड़ा अलग है, नया है। देखते हैं दोनों चीजें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो सबसे पहले Q अपना है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। हम जानते हैं Q बराबर है नहीं, तो N बराबर Q अपॉन ई। Q का मान 3 इंटू 10⁻⁷, चलिए, और E का मान वही 1.6 इंटू 10⁻90। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये दशमलव अलग कर दिया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया, 30/16, ठीक है भैया। 10 की घात देख लो -7 है, और -19 की घात ऊपर जाएगी तो +19 हो जाएगी। 30/16 तो सॉल्व होने था, लेकिन 2 से कट जाएगा तो 15/8 आ जाएगा, और 19 में से 7 गए तो हो गए 12। अब 15 में 8 का भाग देना आराम से दीजिएगा, 1.875 आएगा इंटू 10⁻12। तो ये आपका आंसर है कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब ऊन से पॉलिथिन में चले गए। अब यहां पर एक कंफ्यूजन, वैसे तो मैंने आपको बताया था। हमारी एक स्टूडेंट हैं खुशबू जैन। खुशबू जैन ने ये सवाल किया होगा, उन्होंने कहा कि सर इसका आंसर जो है वो लिखा है 1.875 इंटू 10⁻12 जो हमने निकाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो पूर्ण गुणज होता है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन हो जाता नहीं, तो 1.875 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया। तो हमने उनको बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, 1.75 नहीं, इसको अगर अपन सरल करें पूरी संख्या में लिखें तो देखो 3 तो दशमलव हटने में लग जाएंगे, तो 3 में अपन ने दशमलव हटा दिया, 1875, फिर 12 में से 9 बचे तो 9 इसमें लगाएंगे हम 0। तो इसका आंसर असल में ये हुआ कि 1875 अरब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चले गए हैं ऊन से पॉलिथिन में। ये देखिए मैंने आंसर यहाँ पे रिप्लाई किया हुआ है, मैं लगभग सभी के डाउट क्लियर करता हूं। तो अब दोस्तों आखिरी चीज जो शायद थोड़ी सी कठिन हो सकती है, पॉलिथिन के द्रव्यमान में वृद्धि की गणना। आपने अभी देखा कि भाई पॉलिथिन को हमने ऊन से रगड़ा था और ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलिथिन में चला गया। आप सभी जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसमें द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। कैसे निकला ये आपको इलेक्ट्रॉन फोटोन जब पढ़ाया जाएगा तब बताया भी जाएगा कि कैसे निकला, ठीक है। आवेश तो मैंने आपको निकाल के बताया था। अब अगर ये यहाँ से यहाँ गया है तो निश्चित ही पॉलिथिन का द्रव्यमान बढ़ गया, भले थोड़ा सा बढ़ा लेकिन बढ़ा तो ये द्रव्यमान वृद्धि गणना निकालनी है। तो हम ये कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पॉलिथिन के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अभी एग्जांपल के लिए मान लेते कि भाई एक इलेक्ट्रॉन 2 ग्राम का है और 10 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से यहाँ, तो 10 दूनी 20 ग्राम बढ़ गया, और अगर 50 गए होते तो 50 दूनी 100 बढ़ जाता। इतने सरल एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि उसे समझ में आए कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन ने 2 ग्राम मान लिया और 17 इलेक्ट्रॉन ऊन से यहाँ गए, तो 17 दूनी 34 ग्राम पॉलिथिन का बढ़ गया। अब असली वैल्यूज रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाली, कितने हुए 1.87 इंटू 10⁻12, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये 9.1 इंटू 10⁻31। इसको दोस्तों गुणा कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आएगा 1.70625 इंटू 10⁻18 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान पॉलिथिन का बढ़ गया है और ऊन के कपड़े का घट गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके डाउट पूरी क्लियर हुए, क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई इस लेक्चर के हमारे अन्य लेक्चर के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो इसका तरीका हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोट्स मिल सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, उनको कमेंट कीजिए, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।